हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक के अध्ययन से रिलेटेड सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों में से आज हम लोग 160 प्रश्न देखने वाले हैं और यही 160 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। प्रथम कुलिक का अर्थ क्या होता है? मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, मुख्य बैंकर होता है, मुख्य व्यापारी या मुख्य शिल्पकार होता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य शिल्पकार होता है। यानी गुप्त काल में प्रथम कुलिक को मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो भूर्ज या बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखी गई थी? कह रहा है वो जो भूर्ज है, जो बर्च है की छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखी गई थी? क्या वो कश्मीर में पाई गई थी, महाराष्ट्र या बंगाल या बिहार में? कहाँ पाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कश्मीर में। तो वे भूर्ज यानी छाल कहाँ पाई गई? कश्मीर में, जिसमें क्या लिखा था? ऋग वैदिक प्रार्थना यानी सूक्त लिखी गई थी। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? ऑप्शन ए है सिल्लापाधिकरम या बलयापत या मणि मेकलई या पेरिया पूरणम। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिया पूरणम। क्या करती है? पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। आगे हम लोग 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? खुजराहो, चंदेल, एहोल, चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव और महाबलीपुरम चोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाबलीपुरम चोल नहीं होगा। महाबलीपुरम क्या होगा? ये पल्लव होगा। पल्लव राजवंश से संबंधित है। महाबली किससे संबंधित है? पल्लव राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवावीर के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 या 2, कथन 2 या 3 या 1 और 3 या केवल 1? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। यानी जो तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, तो ये ऑप्शन आपके गलत हैं, जबकि आपके ऑप्शन 2 और 3 सही है। यानी तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे और ये प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो सूरदास द्वारा नहीं संकलित की गई है? सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य रत्न है या साहित्य लहरी है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य रत्न जो है ये सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। बाकी आपके सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी यह आपके सूरदास द्वारा संकलित है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 37 है, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण इसका यह है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो इसमें क्या कथन है ये सही है और जो कारण दिया है क्या ये सही है? इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कथन ए है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, ये कथन बिल्कुल सही है। और जो कारण है, मुगल साम्राज्य की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली, ये भी सही है। और ये जो कारण आर है और एक ये सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है? सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी जो कथन है वो सही है और जो कारण जो जिसकी व्याख्या कर रहा है ये ए की व्याख्या आर सही कर रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्न को और ज़्यादा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। किस क्षेत्र में भूस्वामी को बेल्लार कहा जाता था? किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र या बंगाल क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता है? बेल्लार कहा जाता है। भूस्वामी मतलब क्या होता है? जो भूमि होता है उसके मालिक को भूस्वामी कहा जाता है, और तमिल में इसे बेल्लार कहा जाता है। यानी जिसके पास ढेर सारे भूमि होता है उसको तमिल में बेल्लार कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, कथन ए है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये तो कथन था, इसका कारण क्या है? कारण दिया है सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो क्या कथन ए सही है? और जो कारण दिया है बी, क्या कथन ए का सही व्याख्या करता है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है जो कथन ए है, कथन ए सही है। यानी राजा राम मोहन राय जैसे लोग को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो कथन ए जो है ये सही है। और जो कारण दिया है सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो एक जो कारण दिया है ये भी सही दिया है, यानी ए और बी दोनों क्या है? सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए और बी क्या हैं? सही हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 40 है पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। यानी पूर्व मद्रास जो चेन्नई है में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। जो वेद समाज है वो किससे प्रेरित था? प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा या ब्रह्म समाज द्वारा या युवा बंगाल आंदोलन द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ब्रह्म समाज द्वारा क्या थे? प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, जो कथन ए है क्या कह रहा है? कह रहा है ईवी रामास्वामी नायकर और पेरिनियर मनुष्य संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो ये आलोचक थे, तो ये कथन तो सही है। आगे हम लोग देखते हैं यार क्या कह रहा है। जो कारण है पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये बात तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी जो कारण है ए का ये सही कारण बता रहा है। आगे हम लोग देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो वह कौन से गवर्नर जनरल थे? कैनिन, डलहौजी, हार्डिंग या एल्जिन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये कैनिन था। कैनिन ही ने बताया था कि ये बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम राजा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? जो केसरी अखबार छपता था वो किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी या उर्दू में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठी में छपता था। जो केसरी अखबार था वो किस में छपता था? मराठी में। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके सीटेट एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें पूछे गए प्रश्न रिपीट करता है। तो इसलिए यदि आप प्रीवियस ईयर का ही पेपर केवल देख कर जाएंगे तभी बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। प्रश्न 44 है निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में
प्रावधान लिए गए हैं। 1909 एक्ट है, 1919 एक्ट है, 1935 एक्ट है और डी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं 1935 एक्ट से। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45। निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म सुलेमित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुलेमित नहीं है? मंगल के क्या चंद्रमा की संख्या 2 है, यानी यहाँ पे एक ग्रह दे दिया है, यहाँ पे ग्रह दिया है और यहाँ पे चंद्रमा दिया है। ग्रह और चंद्रमा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि जो चंद्रमा होते हैं वह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है, और ग्रह है तो इसका चंद्रमा कौन सा? इसका भी एक चंद्रमा है जो क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो मंगल के क्या 2 चंद्रमा हैं, बृहस्पति के क्या 53 चंद्रमा हैं और यूरेनस के क्या 52 चंद्रमा है और नेपच्यून के क्या 13 चंद्रमा हैं, ये हमें बताने हैं। इसमें से कोई एक गलत है, उस गलत को हमें पहचानना है। कूट दिया है 1 और 2 दिया है, 2, 3 और 4 है, 3 और 4 और वे सभी, इसमें से कौन सही होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 3 और 4। 2 और 3 और 4 क्या हैं? गलत हैं। जब मंगल के टोटल कितने ग्रह हैं? मंगल के 2 ग्रह हैं, ये तो सही है। आपके बृहस्पति के 95 ग्रह, कितने ग्रह हैं? 95 ग्रह हैं, तो जो दूसरा है ये तो गलत हो गया। यूरेनस के आपके 27 हैं, यहाँ पे 52 दिया है तो ये भी गलत हो गया। यूरेनस के कितने चंद्रमा है? 57 चंद्रमा है, इसलिए ये गलत हो गया। और जो नेपच्यून है इसके कितने चंद्रमा हैं? 14 चंद्रमा है। नेपच्यून के 14 चंद्रमा है, तो नेपच्यून में क्या हो गया? गलत हो गया। केवल मंगल ग्रह के जो चंद्रमा होते हैं वो 2 होते हैं, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ही क्या है? गलत है। तो आप लोग चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा, बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं, यूरेनस के 27 चंद्रमा और नेपच्यून के 14 चंद्रमा हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 46 है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कथन दिया है, पहले कथन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर कारण देखेंगे। कह रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, और इसका कारण क्या है? सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? इसको हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो ये कथन ए तो सही है, कथन ए जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या दिया है? सूर्य किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। तो जो कारण दिया है ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी जो कारण दिया है ये सही कारण दिया है, जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं जो उत्तरी ध्रुव है इस पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, और कारण क्या है? सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, इसी कारण से वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य पूर्व से उदय होता है क्योंकि सूर्य है वो तो पूर्व से उदय होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने कक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो यहाँ पे पृथ्वी 24 घंटे चक्कर लेता है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसका कारण पूछा है। तो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी की रोटेशन ऐसे है, यानी ये पश्चिम से क्या करती है? पूरब की साइड में अपना चक्कर लगाती है। और सूर्य मान लेते हैं यहाँ पे है, और पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे पृथ्वी यानी एंटी क्लॉक का चक्कर लगाती है, यानी जैसे घड़ी चलता है ना हम लोग का, घड़ी का उल्टे दिशा में पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। घड़ी की सुई आपके पूरब से पश्चिम की साइड और चलता है, जबकि जो सूर्य का जो पृथ्वी है वो परिक्रमा कैसे करती है?
पश्चिम से पूरब की ओर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं 48, प्रश्न 48 है, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे यानी भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 46 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है जो भारत के भारतीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे पूर्वाह्न यानी सुबह की AM 9 बजे भारतीय मानक समय है, जबकि चंडीगढ़ के पास जो दिया है वहाँ पे जो मानक दे दिया है 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर दिया है पर, और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 8:37 पूर्वाह्न और 9:25 पूर्वाह्न। यानी चंडीगढ़ में 8:37 होंगे, पूर्वाह्न मतलब होता है AM, और जो आपके कलकत्ता है वहाँ पे कितने बजे होंगे, 9:23 AM। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्य श्रेणी है, सह्याद्री श्रेणी है, नीलगिरी है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सह्याद्री है। कौन सी है, यानी दक्कन के पठार अपने पश्चिमी भाग से कौन से भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, सह्याद्री से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है और जो विकल्प दिया है इसका चयन करना है। विकल्प आप लोग को अब दिख रहा होगा, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, हमें मिलान करना है। संगमरमर दिया है, किस सेल से बना है, अग्नि सेल से, कायांत्रिक सेल से, अवसादी सेल से, ये एक प्रकार के जीवाश्म है। क्या है, संगमरमर। बलुआ पत्थर क्या है, कोयला क्या है, ग्रेफाइट क्या है, इसे हमें सही मिलान करना है। तो संगमरमर क्या है, एक कायांत्रिक सेल है। संगमरमर क्या है, एक कायांत्रिक सेल है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 होगा, कायांत्रिक सेल। और जो बलुआ पत्थर है बलुआ पत्थर आपका अवसादी सेल है, यानी ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अवसादी सेल हो जाएगा। इसके बाद कोयला जो दिया है, कोयला एक प्रकार का जीवाश्म है, तो ये 2 हो जाएगा। कोयला क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म है। और ग्रेफाइट आपका अग्नि सेल है। ग्रेफाइट क्या है, अग्नि सेल है। तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में दिया हुआ है, ए का 3 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी, सॉरी, ए का 3 नहीं, ए का 4 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रुकिए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 4 है ना, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ए का 4 है, बी का 1 है, और सी का 2 है, और डी का 3 है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो संगमरमर है वो कायांत्रिक सेल से बना है, बलुआ पत्थर आपका अवसादी सेल से बनता है, कोयला जो है एक प्रकार का जीवाश्म है, और ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार अग्नि सेल से बनता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल और घटक दिया हुआ है, स्थल रूप दिया है और यहाँ पे घटक दिया है। तटबंध है, पवन है, स्टैक है, छत्रक सेल है, और हिमोड है। कह रहे सही क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टैक जो है वो समुद्री तरंग है, तो ये आपका ऑप्शन, ये दूसरा सही हो जाएगा। और जो आपका हिमोड है, हिमोड हिमनद है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा क्या है, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही सुलिमित क्या है, बाकी आपके ये गलत है।
आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न दिया है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनी या समुद्र से दूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, कारण है ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होता है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु क्या होती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडा होने के कारण क्या होता है? वायु भारी हो जाती है। हम लोग जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो वायु कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है, जब वायु ठंडी होती है तो वायु कहाँ जाती है? नीचे की तरफ आती है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन और टेलीविज़न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलर फोन। सेलुलर फोन जनसंपर्क माध्यम का क्या है? उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55, भूमध्य सागरीय प्रकाश की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में या दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। यानी भूमध्य सागरीय प्रकाश की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे 56, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा या जल। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। कारण क्या है? इसमें से एक अलग हमें छांटना है। कारण इनमें से जो वन, मृदा और जल नवीनीकरण संसाधन हैं, अभ्रक और प्राकृतिक गैस नवीनीकरण संसाधन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें से दो छांटना है तो ये ए और सी सही हो जाएगा। तनी सी एक मिनट नीचे ऑप्शन चुनना था, हम ऊपर ही चुन लिए। इसमें बी और डी और ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कह रहा है इनमें से बी जो है मृदा है, डी और जल और ई जो नवीनीकरण संसाधन है, अभ्रक और प्राकृतिक गैस नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो इसमें से क्या है? ए और सी अलग हैं, बाकी जो वन है, मृदा है और जल है ये एक प्रकार के हैं। तो बी, डी और ई जो है एक प्रकार के हैं, जबकि ए और सी अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मृदा के विचलन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मृदा के विचलन और गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? स्थल, चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक या समय। इसमें से कौन है जो मृदा के विचलन यानी गठन में कौन से कारक भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो स्थल, चट्टान है और जो जलवायु संबंधी कारक है, ये क्या करते हैं? मृदा के विचलन यानी विचलन और गठन में क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। आगे हम लोग देखेंगे, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। जो कर्ज है का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार और छोटे किसान और खेतिहार मजदूर, भूमिहीन खेतिहार संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो 58 को सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, साहूकार और छोटे किसान। छोटे किसान क्या करते हैं? साहूकार से कर्ज लेते हैं और साहूकार क्या करते हैं? छोटे किसान का शोषण करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण आर है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण।
तो जो कथन ये दिया है बिल्कुल सही दिया है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कारण जो है ये भी सही है, संचार माध्यम मीडिया जो है से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। तो कथन ये इसका सही है। आर और ए दोनों क्या सही हैं? जो आर है ए की सही व्याख्या करता है, जो मीडिया के बारे में एक प्रश्न दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 60 इस प्रकार से दिया हुआ, भारत में सरकार काम करती है, किस पर काम करती है? वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी इसमें विकल्प दे दिया है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3, यानी राज्य स्तर पर कार्य करती है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार काम करती है। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा सरपंच की तरह काम करता है? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। सरपंच की तरह कौन इनमें से काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य ही क्या करता है? सरपंच की तरह कार्य करता है। लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह जहाँ मजदूरों को ऋण बसेरा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है? दिहाड़ी मजदूर इकट्ठा होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लेबर चौक कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 63 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भर करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, 1 और 2 गलत है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। यानी पहला क्या है? बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारी के ऊपर निर्भर कम करने का एक साधन है, तो ये गलत है। और व्यापारी के आमदनी बढ़ाने का जरिया है, अब ये केवल 2 सही है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है इसका? व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए भी सही है और जो कारण आर दिया है दोनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, कथन ये बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या दिया है? इसके पीछे कारण यह है व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ दिया है जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। केवल परिवार, समाज और सरकार, केवल सरकार, परिवार और समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार, समाज और सरकार। पहले परिवार में करना चाहिए, फिर समाज में, फिर उसके बाद सरकार के द्वारा करना चाहिए। जेंडर असमानता क्या होता है? जैसे बच्चे और बच्चियों में फर्क इत्यादि करना है, क्या होता है? जेंडर असमानता होता है। इसके बाद 66 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या होता है? किसी प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। संपत्ति का अधिकार उसका स्वयं जो मालिक होता है वह होता है। इसका किसी प्रकार से संवैधानिक अधिकार नहीं है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन का अधिकार। स्कूल के माध्यम भोजन की योजना का प्रावधान मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार का विस्तार है। जो मौलिक अधिकार है वो जीवन के अधिकार का ही क्या है? विस्तार रूप है। आगे हम लोग देखेंगे इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही और लाल फीताशाही, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। तो 68 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। यही क्या होता है? इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल होता है।
यानी जो इंसाफ में क्या होता है, देरी होता है, उसी को क्या जाता है, इंसाफ में देरी, यानी इंसाफ का कत्ल। यानी न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 69 है, वर्ष 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो कि अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किस अधिकारों को सुनिश्चित करता है? वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक यानी पशु अधिकार कार्यकर्ता। वर्ष 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किस पे लागू होता है? नीचे दिए कूटों में सही विकल्प का चयन करना है। तो जो वनवासी होते हैं इन पे और जो अनुसूचित जनजाति होते हैं इन पे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। वर्ष 2016 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हत्याकरण प्रायः संबंधित होता है? अभाव, वंचन, भेदभाव, समानता या गर्व। सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हत्याकरण प्रायः संबंधित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला हो जाएगा अभाव या वंचन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा भेदभाव। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित है। 71 हम लोग देख रहे हैं, क्या मनोविज्ञान के रूप में है, भूगोल या इतिहास या राजनीति विज्ञान के रूप में? यानी जो सामाजिक विज्ञान है एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या है? सम्मिलित नहीं है, या सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के रूप में क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है। जबकि सामाजिक विज्ञान में आपके भूगोल भी आता है, इतिहास भी आ जाते हैं और राजनीति विज्ञान भी सम्मिलित है। आगे हम लोग देखेंगे 72 है, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोविज्ञानात्मक पक्ष के स्तर या आर्थिक पक्ष के स्तर। जो ऐतिहासिक अध्ययन होता है किस विकास में मदद करता है? इतिहास पढ़ने से बच्चे में किस प्रकार के विकास होते हैं ये पूछ रहा है। आध्यात्मिक पक्ष का स्तर में होता है, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर में, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर में या आर्थिक पक्ष के स्तर में। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर में क्या होता है? विकास होता है। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न दिया है भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। प्रश्न एक बार और देखेंगे, 63 है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचाने और रिकॉर्ड करने की। बी है मानचित्र का अध्ययन करने। 3 है मानचित्र पर सूचना ढूंढने। और 4 है विश्वकोश का उपयोग करने। और इस कूट में से हमें क्या करना है? चुनना है, पहला, दूसरा या चौथा है, पहला, दूसरा या तीसरा है, पहला, तीसरा या चौथा है, दूसरा, तीसरा या चौथा है। इसमें से कौन सी सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। जो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। विश्वकोश का उपयोग हम नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण करना और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो इसका सही क्रम क्या है? इसको हम लोग पहले तो क्या होता है, समस्या का सूत्रीकरण करना यानी व्याख्या करना है, ये पहले नंबर पर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा कार्य योजना बनाना और लागू करना, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण करना, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो पहला सबसे लास्ट में है, पहला क्या है? पहले नंबर पर 3 आएगा, तो 3 किस में है? तो 3 ए में है और बी में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। और चौथा दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे चौथा क्या है? दूसरे नंबर पे, यानी चौथा क्या है? दूसरे नंबर पे, तो चौथा दूसरे नंबर पे केवल इसमें है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहले क्या होता है, समस्या का सूत्रीकरण करना और व्याख्या करना होता है, उसके बाद विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना होता है, उसके बाद क्या करना है, कार्य योजना बनाना और लागू करना होता है, बाद में क्या होता है, मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण करना होता है। प्रश्न 75 देखेंगे हम लोग। मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्चा को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार या बहुत पहले के समुदाय। यानी सरल से जटिल जो होता है, पहले तो सरल से जटिल जो होता है, यानी बात किसका कर रहा है, आपके आगमन विधि शिक्षण की बात कर रहा है। उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका सही हो जाएगा, पहले परिवार में रहना हो जाएगा, तो पहला तो यही सही हो जाएगा, पहला विकल्प ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें पड़ोस में परिवार दूसरे नंबर पे आ जाएगा, पड़ोस में परिवार होगा। और बहुत पहले के समुदाय, ये तो आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और आपका जो भारत के वन क्षेत्र है, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। यानी 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे कहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं। सरल से क्या करना है, हमें जटिल की तरफ लेके जाना है ना, तो सबसे सरल क्या है, परिवार में रहना होता है, फिर पड़ोस में परिवार होता है, फिर बहुत पहले के समुदाय होता है, बाद में क्या होता है, भारत के वन क्षेत्र हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित मानचित्रों में कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, तथ्यपरक थीमेटिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए आप इसमें से क्या प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भौतिक मानचित्र। क्या हो जाएगा, भौतिक मानचित्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 77 दिया हुआ है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में व्यवस्था सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों और स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। यानी एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती हैं। तो इसमें से निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। तो इसको क्रम से लगाना है, इसमें से क्या आ सकता है, क्रम से नहीं लगाना, इसमें सही विकल्प चुनने हैं। तो इसमें से जो पहला है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में पहले तो क्या करेंगे, भ्रमण का आयोजन करेंगे, तो ऑप्शन ए पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर भी चर्चा का आयोजन करना होगा। तो ऑप्शन ए और 2 सही हो जाएगा। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, तो ये यहाँ पे पूरे विश्व में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न 78 है। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करते विद्यार्थी यह समझते हैं। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसी और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो 78 का सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका नीचे कूट दे दिया है, इसको देखेंगे हम लोग। जो पहला कथन है आपके, पहला कथन सही है। विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं।
इसके बाद तीसरा जो है, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्तांतरण कैसे होता है। और चौथा है, विद्यार्थी जानते हैं कि किसी और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। यहाँ पे जो दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करते हैं विद्यार्थी यह समझते हैं, यह गलत हो जाएगा, यानी 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, मैं एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिया। आप इस लड़की के वृत्तांत को कैसे समझते हैं? कपड़ों को पहचान के लिए निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं। कपड़े को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या ऑप्शन डी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। और जो 3 है, कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए, तो ये भी सही है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं, ये आपके ऑप्शन गलत है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं? झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं? आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर बताएं। तो इसमें आलोचनात्मक विवेचना को प्रोत्साहन मिलता है किस विकल्प में? विकल्प में से हमें क्या करना है? चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 2 है, बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या हैं? ये क्या करना, इस पर चर्चा करना, आलोचना करना। और जो आपके 3 है, झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी है, ये इस पर चर्चा इत्यादि करना। जो आपके 1 और 4 है, ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 2 और 4, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 4 होगा। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या हैं और आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर बताना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग यानी भिन्न दिखे। कारण इसका जो दिया है कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचाने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो इसमें से कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? सही कूट हमें करने हैं। यानी जो कथन ए है बिल्कुल सही है, जो कारण आर है ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी जो ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है, अलग दिखे। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचाने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। आगे हम लोग देखेंगे, दोनों बातें सही हैं। प्रश्न 82 है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन ए जो दिया है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन मानसिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उन्हें साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कथन ए है, ये भी सही है। जो कारण आर है, दोनों क्या हैं, सही हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे हम लोग देखेंगे, कथन दिया है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया है, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। और जो कारण दिया है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिक्षेप की एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। जो भी बातें कही गई हैं दोनों क्या हैं, सही हैं। ए और आर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत का क्या करना है, हमें उदाहरण बताना है। क्या विद्वानी की पत्रिकाएं हैं, आत्मकथाएं हैं, डायरी या तस्वीरें, इनमें से कौन से द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। विद्वानों की क्या होती हैं, पत्रिकाएं क्या होती है, द्वितीयक स्रोत के उदाहरण होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 85, माध्यमिक के मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वह स्रोत जिनके सूचना इकट्ठी की गई हो, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह क्या होता है, माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे हम लोग देखेंगे 86, प्रश्न 86 है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं में मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। कह रहा है आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। कोड में है एक और दो, एक या दो, केवल एक, केवल दो। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक या दो, दोनों सही हैं। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न 87, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और पर समाप्त होता है। निर्णयात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नियोजन आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन या नियोजन आकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन। यानी किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और पर समाप्त होता है। नियोजन आकलन से शुरू होता है और आपके योगात्मक आकलन पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 88, विद्यालयों के क्रमों के स्वदेश संग्रहण को माना जा सकता है रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, नियत कार्ड या रूब्रिक। उद्देश्यों का संग्रहण क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। आगे हम लोग देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रदाय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें से कौन से कूट सही है, एक या दो, दो या तीन, एक या तीन या एक या दो या तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक और दो। केवल जो ऑप्शन ए दिया है एक और दो इसमें सही हो जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है।
वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं, बात सही है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो तीसरा दिया है, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, तो ये बातें क्या हैं, जो तीसरा है ये गलत है। तो जो कूट है 1 और 2 हम लोग का कूट सही हो जाएगा। प्रश्न 90 और हम लोग का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आज हम लोग मात्र 60 ही प्रश्न देखेंगे क्योंकि बहुत समय लग जा रहा है। फिर 60 प्रश्न यदि आप लोग वीडियो में रिस्पांस अच्छा दिखाएंगे तो आगे भी हम 60 प्रश्न लेके आएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे कैसे दाखिल करेंगे। वित्त आयोग क्या है। राज्य वित्त आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 4 सही है। ऑप्शन जो 1 दिया है और जो 4 दिया है ये सही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कौशल को बढ़ा सकते हैं, आंक सकते हैं। अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इसके कई तरह से उत्तर आ सकते हैं, आप लोग जो भी विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका जो भी प्रश्न होगा बहुत ही मतलब आप लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।